नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य देखभाल तैयारियों तथा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4033 मामलों की पुष्टि हुई। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद, केवल टेक अवे की सुविधा। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी रिपोर्ट जारी। 9 चयनित क्षेत्रों में 3 करोड़ 10 लाख रोजगार दिए गए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही आधुनिक तकनीक वाले और इस्तेमाल में आसान ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से केप टाउन में। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या समय लेकर टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविन प्रणाली से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा। कोविड के 2 टीके ले चुके पात्र व्यक्ति किसी भी कोविड टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका ले सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। एहतियाती टीका उन्हीं पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें कोविड का दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह की अवधि बीत चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका लेने के लिए किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें एहतियाती टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है किसी भी व्यक्ति के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले 2 टीके लिए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एहतियाती डोज के लिए पात्र लोग विभिन्न केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। एहतियाती डोज पहले लगाए गए कोविड रोधी टीके की ही लगाई जाएगी। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड टीकाकरण की प्रभारी डॉक्टर नीलम रॉय ने बताया कि लोगों में एहतियाती डोज लेने के लिए काफी उत्साह है। प्रिकॉशन डोज के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनके सेकेंड डोज के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं या 39 वीक्स पूरे हो चुके हैं। और प्रिकॉशन डोज का वैक्सीन वही सेम वैक्सीन होगा जो उनको फर्स्ट और सेकेंड डोज में मिला है। जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ कोवैक्सीन आता है तो हम सिर्फ उन्हीं को कोवैक्सीन देंगे जिनका फर्स्ट एंड सेकेंड डोज कोवैक्सीन मिला है। तो सेम वैक्सीन से ही प्रिकॉशन डोज भी सेम वैक्सीन का ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज पश्चिमी भारत के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जन स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की नियमित समीक्षा करने,
हर जिले में टेली परामर्श केंद्र स्थापित करने और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया। कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व को दोहराते हुए डॉ मंडाविया ने कहा कि महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समग्र तालमेल सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश भर में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के दूसरे चरण के अंतर्गत सहायता प्रदान की है। डॉ मंडाविया ने आवश्यक दवाओं के बफर स्टॉक की समीक्षा करने की भी सलाह दी। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों और जिलों में सभी पात्र आबादी का टीकाकरण बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने पात्र लोगों को टीके की एहतियाती खुराक देने पर जोर दिया। उन्होंने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने को भी कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों के तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्हें कोविड देखभाल के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तरों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करने के लिए कहा है। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उचित शुल्क सुनिश्चित किया जाए। केंद्र ने कोविड देखभाल केंद्रों में ऑक्सीजन सहित बिस्तर उपलब्ध कराने को कहा है। सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को रोगियों को ई-ओपीडी और टेली परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी टेली परामर्श केंद्र का उपयोग करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रभावित और गैर कोविड प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र अपनी अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति HICC को सक्रिय करेंगे। HICC स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संक्रमण के सभी मामलों को देखने के लिए प्रत्येक सुविधा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29 लाख 60 हजार से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4033 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1552 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। सबसे अधिक 1216 महाराष्ट्र में हैं, जबकि राजस्थान में 529 और दिल्ली में 513 मरीजों की पुष्टि हुई है। कल 1,79,000 कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 46,569 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.62% है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था करने और टीकाकरण अभियान तेज करने को कहा है। उपराज्यपाल ने प्रशासन को कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को महामारी से निपटने के लिए समन्वित तरीके से काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए रेस्तरां और बार में केवल टेक अवे सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री सिंह होम क्वारंटाइन में हैं। हाल में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से उन्होंने आइसोलेट रहने तथा परीक्षण कराने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बताए हैं। जो तीसरी लहर है, जो ओमाइक्रॉन के साथ इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें जो लोग घर में हैं उनको होम आइसोलेशन में बुखार हो तो वो पैरासिटामोल लें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हर 8 घंटे तक ले सकते हैं। अगर फिर बुखार बढ़े तो थोड़ा सा पानी की सिकाई कर लें और सिम्टोमेटिक इलाज करें। वो जो पहले वाली लहर थी, जो लोग विटामिन सी, जिंक ऐसी बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी जरूरत नहीं है जब तक कि किसी और वजह से न खानी पड़े। कर्नाटक राज्य पुलिस ने कोविड मानकों का उल्लंघन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य पार्टी प्रमुख डीके शिवकुमार सहित 30 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पार्टी नेताओं ने तमिलनाडु द्वारा कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने के बाद मेकेदातु पेयजल परियोजना लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य देखभाल तैयारियों तथा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4033 मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली में रेस्तरां और बार में केवल टेक अवे की सुविधा। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी रिपोर्ट जारी। 9 चयनित क्षेत्रों में 3 करोड़ 10 लाख रोजगार दिए गए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही आधुनिक तकनीक वाले और इस्तेमाल में आसान ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से केपटाउन में। उच्चतम न्यायालय अपने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। इस मामले में लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल हैं। शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की। श्री यादव ने कहा कि 9 चयनित क्षेत्रों में कुल 3 करोड़ 10 लाख रोजगार दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि रोजगार के आंकड़े तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले दौर के अनुमानित रोजगार से करीब 2 लाख अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। महिला श्रमिकों का कुल प्रतिशत 32 था, जो सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान रिपोर्ट किए गए प्रतिशत से लगभग 3% अधिक है। 9 चयनित क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी तथा बीपीओ और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करने के लिए हितधारकों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप के कारण ही वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2014 में 76वें स्थान के मुकाबले 2021 में 46वें स्थान पर पहुंचने में सफल हुआ है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। प्रस्तावित ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का परिदृश्य बदलेगा। इससे बड़ी कंपनियों और छोटे स्टार्टअप के बीच अंतर कम होगा। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत कुछ पाबंदियों के साथ धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। देश के किसी भी हिस्से में जहां चुनाव हो रहा है वहां कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी।
इन निर्देशों के जारी होने के बाद कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। नए कार्य चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहले से जारी काम पूरा किया जा सकता है। पूर्ण हुए कार्य का भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। जिन योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है, उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है। चालू खरीफ सीजन में अब तक 532.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब में सबसे अधिक 1.86 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा जा चुका है, जिससे 64 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं, ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड में नंगे पांव काम न करना पड़े। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का काशी विश्वनाथ धाम से विशेष लगाव है और वे धाम से जुड़े हर मसले और वाराणसी के विकास की हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। धाम के कर्मियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है। इसे सामाजिक एकता के साथ साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक एकीकरण में सबसे बड़े अभ्यास के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोकर संगठित करना है। प्रधानमंत्री पुदुचेरी में करीब 122 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, जबकि बाकी धनराशि तमिलनाडु सरकार ने वहन की है। शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NICTE और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आज से 16 जनवरी तक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संयुक्त रूप से राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय शैक्षणिक संस्थानों में नव प्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण विषय पर कल से 2 दिवसीय ई-संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। आज से नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, युक्ति का दूसरा चरण जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। जनवरी 1616 को इंग्लैंड के पहले आधिकारिक राजदूत थॉमस रो अजमेर में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि बादशाह जहांगीर के साथ उनकी 4 वर्ष की लंबी बातचीत सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक रुचि की शुरुआत कर दी। थॉमस रो व्यापार समझौते का अनुरोध करते हुए बादशाह जहांगीर के नाम किंग जेम्स प्रथम के पत्र के साथ सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पहुंचे। ये मानते हुए कि उनका आगमन मुगल साम्राज्य के लिए सम्मान और शान का अवसर होगा, रॉ एक पूरे सप्ताह तक जहाज से उतरे ही नहीं। कस्टम जांच को लेकर हुई बहस भी इसका एक बड़ा कारण थी। अंततः वो अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें 10 जनवरी 1616 को बादशाह के पास ले जाया गया। रो ये देखकर बहुत ही क्षुब्ध हुए कि बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को
बहुत ही कम महत्व दिया। अजमेर में उनके रहने सहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। रॉ मुगल साम्राज्य में 17 फरवरी 1619 तक रहे। इस दौरान उन्होंने मुगल अधिकारियों में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थायी व्यापार की अनुमति के लिए शाही फरमान हासिल करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें 1619 में व्यापार समझौते के बिना ही इंग्लैंड लौटना पड़ा। सपना सर की थारी पोसताओ एलिया, सपना सर की थारी पोसताओ एलिया, जावे गो जमारो रे। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1896 को मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में हुआ था। काका साहेब गाडगिल के नाम से विख्यात विष्णु गाडगिल एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखक थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी उन पर गहरा प्रभाव था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 8 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। उठ जाग मुसाफिर गाडगिल कानून की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में वो पूना जिला कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। बाद में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 1934 में वे सेंट्रल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1930 के दशक में गाडगिल ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तथा खनन और बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्रीनगर तक सैन्य क्षमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रेय उनके नाम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करना था। गाडगिल ने भाखड़ा, कोयना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी शुरू की। वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। गाडगिल सार्वजनिक सभा पुणे और महाराष्ट्र युवा लीग बम्बई सहित अनेक सार्वजनिक संघों और संस्थाओं से जुड़े रहे। वो एक सशक्त लेखक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, इतिहास और वाक कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में पथिक और राज्य शास्त्र विचार शामिल हैं। मराठी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत जनहित के लिए समर्पित रहे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जल्द ही डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजाइन और विकसित किए गए ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। ये ब्रेल मानचित्र उपयोग में आसान, बेहतर अनुभव देने वाले और गुणवत्ता की दृष्टि से टिकाऊ होंगे। डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक से मानचित्र तेज गति से बनाए जा सकेंगे और ब्रेल मानचित्र भी तैयार किए जा
सकेंगे। इन मानचित्रों का उपयोग अधिक संख्या में लोग वर्षों तक कर सकेंगे। सरकार ने उस भर्ती अधिसूचना को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2022 परीक्षा के माध्यम से भर्ती कर रहा है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा कि कुछ वेबसाइटों ने फर्जी भर्ती नोटिस प्रकाशित किया है। पीआईबी का कहना है कि आरपीएफ ने ऐसा कोई विज्ञापन या नोटिस प्रकाशित नहीं किया है। आज विश्व हिंदी दिवस है। ये दिवस विदेशों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 में इसी दिन पहली बार नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय दूतावासों में हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने विश्व हिंदी दिवस कार्यक्रम आज वर्चुअल मोड में मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सूचना के क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता प्रयोग और युवाओं में इसकी लोकप्रियता ने इसका भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने आशय व्यक्त की कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदी दिवस भी उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर हिंदी में सशक्त और प्रभावशाली भाषणों के जरिए सभी हिंदी प्रेमियों को न केवल गर्व का एहसास कराया है बल्कि हिंदी को एक नई पहचान दिलाई है। भारत कजाखस्तान में हाल के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कजाखस्तान में हाल के घटनाक्रम पर मीडिया से बातचीत में कहा कि कजाखस्तान के निकट सहयोगी और भागीदार देश के रूप में भारत को उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द सामान्य होगी। उन्होंने हिंसा में मारे गए निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों के साथ समन्वय से वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उन्हें स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.09% की वृद्धि से 60,396 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.07% की तेजी से 18,003 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 74 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.70 प्रति बैरल के आसपास रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में युवा मामलों की सचिव सुश्री उषा शर्मा के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से केपटाउन में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। कल के मैच में चोट से उबर चुके कप्तान विराट कोहली खेलने को तैयार हैं। केपटाउन में भारत ने अब तक कुल 5 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से 3 में उसे हार मिली है जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य देखभाल तैयारियों तथा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 4,033 मामलों की पुष्टि हुई। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार में केवल टेक अवे की सुविधा। उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी रिपोर्ट जारी। 9 चयनित क्षेत्रों में 3 करोड़ 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को जल्द ही आधुनिक तकनीक वाले और इस्तेमाल में आसान ब्रेल मानचित्र उपलब्ध होंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से केपटाउन में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।